नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक से अध्याय 5 से आज हम पढ़ रहे हैं राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जब संकरण उठा तो सबसे पहली बात इसमें यह होती है कि एक बच्चे को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उसके द्वारा उस बात तक पहुंचाया जाता है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। इस बच्चे को कहा गया कि हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। यहाँ शासक जो है उसके चुनाव से बालक समझता है कि क्या वाकई ही शासक का चुनाव किया जाता है या ये शासक चुनकर ही बनाए जाते हैं। वैसा बालक के मन में विचार आया। यहाँ बालक नहीं, हम सबके मन में भी ये विचार होगा कि क्या पुराने समय में भी शासकों को चुना जाता था या फिर उनकी कैसी प्रक्रिया होती थी। तो जानते हैं हम आज इसी प्रक्रिया को कि शासक होते क्या हैं, किस प्रकार इनका चुनाव होता था, राजा, राज्य और प्राचीन समय के जो गणराज्य थे वो कैसे होते थे। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से तो हम मतदान के जरिए अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं, पर इससे पूर्व भी प्राचीन काल में, यानी हमने पिछले अध्याय 4 में भी ये पढ़ा था कि संभवतः कुछ जन ऐसे थे जहां पर राजाओं का चयन किया जाता था और चुने जाते थे राजा। परंतु करीब 3000 साल पहले से इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। कुछ राजा अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ करके अपने आप को शासक बना लेते थे। कैसे यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ होता था एक, वैसे यज्ञ करके स्वयं को शासक बना लिया करते थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अश्वमेध यज्ञ का एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के द्वारा स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां तक चला जाता था वहां तक उस राजा का राज्य मान लिया जाता था। यदि उस घोड़े को कोई रोके तो क्या करना पड़ता था? जो रोकता था उसको उस राजा से युद्ध करना होता था। इसलिए अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया को यूं कहें कि वो एक बाहुबली या शक्तिशाली राजा अपने घोड़े के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार किया करते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे सिंहासन, राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी होना राजा का भी एक बड़ी बात हुआ करती थी। राजा के जो आसन होते थे वो अमूमन या तो बाघ की खाल के हुआ करते थे या स्वर्ण जैसे सिंहासन हुआ करते थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। वो जो उनके लोग हुआ करते थे वो राजा के गुणगान किया करते थे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां, पुत्र आदि उनके उस अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया करते थे। फिर देखिए फिर होता यह था, राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़क कर अनुष्ठान इत्यादि करके राजा को यूं शासक बना दिया जाता था। विष्ट अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाया करते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। ऐसी वहां उस समय की व्यवस्था हुआ करती थी। फिर देखिए वर्ण। वर्ण होते क्या हैं? ये वर्ण व्यवस्था है, उसका जानकारी अब हम देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर यमुना और गंगा के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं।
देखिए, जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए वो उत्तर वैदिक ग्रंथ ही कहलाए हैं सभी। पुरोहित तथा पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह हुआ करते थे। योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक, श्रमिक, व्यापारी, मछली पकड़ने वाले आदि आदि करके यहाँ लोग हुआ करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में विभक्त किया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। पहला ब्राह्मण था, उसके बाद वैश्य थे, शूद्र थे, क्षत्रिय थे। इस प्रकार 4 वर्णों में, व्यवस्था में, वर्ण में 4 प्रकार बताए गए हैं। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर कहा गया है। उसके बाद क्षत्रिय था, जिनका काम युद्ध करना। वैश्य जो थे, उनका काम व्यापार करना था और कृषि या पशुपालन संबंधित व्यापारिक गतिविधियां वैश्य क्या करते थे। जबकि शूद्र अंतिम स्थान इनका रखा गया है। इस शूद्र वर्ण का काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। औरतों को भी सामान्यतः शूद्र ही समझा जाता था। एवं विशेष बात यह है कि शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उस समय की यह वर्ण व्यवस्था थी। आप देखते हैं, खास बात यह थी, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण पिता और माता हैं तो उनकी संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, जो हमने पूर्व में पढ़ा था, भोजन संग्राहक जो भोजन का संग्रहण किया करते थे वे लोग, और जो शवों को दफनाने जलाने का कार्य किया करते थे, उन लोगों को अपवित्र माना जाता था। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। यूं कहें कि इस वर्ण व्यवस्था से सहमत नहीं थे लोग। उसके बाद हम बात करते हैं जनपद की। जनपद क्या है मित्रों? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपदों की संख्या 16 थी दोस्तों। कितनी थी? जनपद 16 थे। 16 जनपद थे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से यह पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और जानवरों का पालन किया करते थे। इसके साथ ही वे चावल, गेहूं, धान, तिलहन, सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। ये लोग जो थे वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या कार्य किया करते थे। एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले देखिए, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। धूसर पात्र ऐसे हुआ करते थे मित्रों। ये जो है आपके धूसर पात्र हैं, ये बहुत पतले हुआ करते थे, चिकने होते थे। इनका प्रयोग मूल रूप से मेहमानों को, विशेष लोगों को भोजन के लिए किया जाता था। उनको भोजन कराने के लिए लोग मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं
या ज्यामितीय आकृतियों में है। ये सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों में है। महाजनपद के बारे में हम चर्चा करते हैं कि करीब 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद, मैं अभी आपको एक चित्र दिखाता हूं, देखिए आप, ये हैं, यहाँ उन सभी जनपदों का नाम है। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महानगर हैं। हस्तिनापुर है, कोसल है, कौशाम्बी है, राजगृह इसकी मगध की राजधानी है, अंग है, वज्जी है, वैशाली है, कुरु है, पांचाल है, अवंती है, उज्जैन है। और इसके अलावा ये नदियों के आसपास थे, जैसे ब्रह्मपुत्र के किनारे है, गंगा किनारे है, यमुना किनारे, व्यास किनारे, गांधार, झेलम किनारे। तो ये तक्षशिला था, ये झेलम के पास, चिनाब के पास और रावी के तटीय क्षेत्रों में ये जनपद थे। इस प्रकार जनपदीय व्यवस्था थी। देखिए, जनपदों में कई राजधानियां किलेबंदी में की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। जो जनपद थे वो विशेषकर किलेबंदी में थे। जो बड़े जनपद थे उनकी बात है, उनके चारों ओर लकड़ी के, पत्थर के, ईंटों के दीवारें बनाई गई। उन्हें बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया था। और इसके पीछे कारण था कि राजाओं को डर था बाह्य आक्रमण का, इसलिए वे स्वयं एक समृद्ध या ताकतवर दीवार खड़ी किया करते थे ताकि बाह्य आक्रमणों से स्वयं को बचाया जा सके। और इन दीवारों के निर्माण में हजारों लोगों को लगना पड़ता था, तब जाके ये विशाल दीवारें बना करती थी। अभी मैं आपको एक कौशाम्बी जो किला है उसके उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास की एक दीवार के अवशेष आपको दिखा रहा हूं। देखिए आप, ये है एक किले की दीवार, कितनी मजबूत या मतलब यूं कहें कि ताकतवर दीवार ये है। इसे उस समय के लोगों के द्वारा बनाया जाता था। सभी लोग लग के इसके निर्माण में अपना अपना सहयोग देते थे। और ये जो दीवार है ये लगभग 2500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। इस दीवार का निर्माण लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब देखिए 2500 वर्षों में भी दीवार वैसी की वैसी है। 2500 वर्षों में दीवार वैसी की वैसी है, यानी बहुत सशक्त हुआ करती थी। यहां अब राजा सेना रखने लगे थे, स्थायी सेना जिन्हें कहें। इससे पहले का जो समय था, जनपद से पूर्व का जो समय था, वहां स्थायी सेनाएं नहीं हुआ करती थी। सेना का काम जब पड़ता तो लोगों को ही बुला लिया जाता था कि चलिए आपको ये काम करना है। पर जब जनपद काल आया उस समय स्थायी सेनाओं का निर्माण राजा लोग करने लग गए थे। उन्हें कुछ भुगतान किया जाता था और संभवतः वह भुगतान आहत सिक्कों के रूप में हुआ करता था। अभी मैं आहत सिक्के भी आपको दिखा दूंगा। 8वीं क्लास की अध्याय 8 पढ़ेंगे हम, उस समय हम देखेंगे आहत सिक्के। आहत सिक्के उस समय देखेंगे हम। अब देखते हैं कर। जब राज्य है, सेना है, तो वहां कर व्यवस्था होना भी स्वाभाविक है। देखिए, राजा लोग थे जो वो जनपदों के, जो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखा करते थे। इन सेनाओं के लिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए कर्मचारी बहुत जरूरी होते थे। इस जनपद में के राजा लोग द्वारा समय समय पर उपहार पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने की व्यवस्था पर विश्वास किया करते थे। हालांकि राजाओं के पास उपहार भी बहुत आते थे, पर ये उपहार को ज्यादा महत्व ना देकर स्थायी कर लगाने में ज्यादा विश्वास करते थे। फसलों पे भी कर लगाए इन्होंने। देखिए कौन कौन से कर थे। सबसे पहले है कि फसलों पर कर लगाए। ये उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग उपज का जो था वो निर्धारित किया गया और इसे भाग कहा जाता था। महत्वपूर्ण है कि ये जो कृषि कर था उसे क्या कहते थे, भाग कहते थे। 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था, जो प्राय श्रम के रूप में वो चुकाया जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार, ये थे
तो उन लोगों को शर्म के अनुसार का मतलब है कि वो अपना एक दिन का काम राजा के लिए करेंगे। मान लीजिए अगला 30 दिन काम करता है तो एक दिन उसे राज्य के लिए, राजा के लिए काम करना होता था। इस प्रकार यह व्यवस्था हुआ करती थी। फिर है आपका अगला, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब जो पशुपालक होते थे वो जानवर के रूप में, उनके जो जानवर होते थे उनके रूप में कर दिया करते थे। व्यापारी सामान खरीदता बेचता था तो उसके रूप में भी वो कर चुकाया करता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देकर अपना कर चुकाना होता था। इस प्रकार कर से ये धनराशि एकत्रित किया करते थे। कृषि में परिवर्तन अगला है। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाने लगा। कृषि की उपज बढ़ी। लोगों ने धान के रोपण का शुरुआत कर दी थी। बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उसके रोपण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे क्योंकि पौध रोपण की जारी थी ना। पहले धान को छिड़क कर खेतों में कृषि की जाती थी। अब उस छिड़कने की प्रक्रिया को बंद करके पहले पौध का निर्माण किया जाता था और उस पौध को फिर बाद में लोग बाग बोने लग गए। लोहे की फाल का प्रयोग किया जाने लगा हल में। इस प्रकार अब श्रम की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी सी सरल हो गई। कृषि व्यवस्था थोड़ा सा उसमें सुधार हो गया। पैदावार बढ़ने लग गई और श्रम जो था वो कम होने लग गया। इस प्रकार कृषि व्यवस्था उस समय की थी। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण में है कि जो 4 नंबर अभी हमने एक चित्र देखा था भारत का मानचित्र उस समय का, उसमें लगभग 200 साल के भीतर मगध अपने महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी जिससे यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सहयोग मिलता था। मगध का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के लिए काम में लेते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, झाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ियां प्राप्त की जाती थी और इस क्षेत्र में इसके अलावा लौह अयस्क की खदानें थी जिससे कि औजार, हथियार बनाने का काम भी होता था। इस प्रकार मगध साम्राज्य और विकसित होता गया। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसे अजातशत्रु या अजातशत्रु नाम से जाना जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में आधुनिक पटना जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है उसे मगध की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार ये मगध साम्राज्य बहुत विस्तृत था। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय की चाहत लेकर भारत आता है। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच जाता है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कहा कि मगध नहीं चल सकते, मगध बहुत
विशाल साम्राज्य है और उसके पास, मगध शासक के पास विशाल सेना है, रथ हैं, हाथी हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, उन पे आक्रमण करना संभव नहीं है। इस प्रकार जब सिकंदर ने आक्रमण के बारे में सोचा तो उसके सेना नायकों और सैनिकों ने यहां आने से मना कर दिया था। अब देखिए, एक जनपद है वज्जी। मगध जनपद के नजदीक एक जनपद था, वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में है वो थी। यह एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। वज्जी में जो शासन व्यवस्था थी उसे गण या संघ कहा जाता था। संघ का अर्थ संगठन या सभा होता है। संघ का अर्थ संगठन या सभा होता है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। जिसमें कई सदस्य होते हैं उसे गण कहते हैं, और जिसमें संगठन हो या संघ हो उसे संघ कहा जाता है, सभा कहा जाता है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। ये संघ की व्यवस्था थी जहां विभिन्न राजा हुआ करते थे और सभी व्यक्तियों को राजा ही कहा जाता था। ये व्यक्तियों का समूह था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शासक माना जाता था। सभाओं में बैठकर बातचीत की जाती थी, वाद विवाद किए जाते थे और विभिन्न मसलों का समाधान किया जाता था। जब कोई अनुष्ठान होता था तो उस अनुष्ठान में सभी राजा भाग लेते थे, वे सभी व्यक्ति भाग लेते थे जो संघ में सम्मिलित होते थे। इस प्रकार वज्जी की संघीय व्यवस्था थी। इन व्यवस्थाओं के दौरान जब ये लोग मिलकर बातचीत करते थे तो इसमें केवल शासकों का काम था। किसी प्रकार की स्त्री, दासी या कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। फिर है महावीर बुद्ध। दो हुए महावीर और बुद्ध, जिनके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा भी करेंगे, जो दोनों ही इसी गण से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य जो है उसमें संघ का विस्तृत वर्णन मिलता है, क्योंकि ये संबंधित ही वज्जी से है, इसलिए यहां इन्होंने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महावीर और बुद्ध के बारे में अध्ययन होगा, तो इस संघ के बारे में और अधिक चर्चा हम करेंगे। अब है वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ हैं प्रसिद्ध, जिनमें एक दीर्घ निकाय है, दिग्ग निकाय नहीं है। यहां आप देख रहे हैं दिग्ग निकाय, जबकि यह है दीर्घ निकाय। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। इन्हें केवल 2300 वर्ष पहले लिखा गया। यहां है अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, या बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे एवं उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। ये बात वस्कार को महात्मा बुद्ध ने कही, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पास वस्कार को अजातशत्रु ने भेजा था कि वज्जी पे आक्रमण करेंगे, तो उनकी सलाह लेने के लिए भेजा। तब बुद्ध ने कहा था कि आपके लोग पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ों की सलाह लेते हैं, तो कहा हाँ ऐसा करते हैं, और ऐसा जब तक करते रहेंगे तब तक इस साम्राज्य की उन्नति होती ही रहेगी। ऐसा बुद्ध ने
कहा। बुद्ध ने यह भी कहा कि चैत्यों की, गांवों में जो चैत्य हैं उनकी रखरखाव, चैत्य का मतलब है वहां के बुद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान है उनसे उनकी रक्षा करना, महिलाओं के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे और उन्हें बंधक नहीं बनाए। ऐसी नियमों का यदि पालन करते रहे तो आप लोग सदैव उन्नति प्रगति करते ही रहेंगे। फिर देखिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो ये वज्जी जैसे संघ थे उनको जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। गुप्त शासक थे, उन्होंने उपगुप्त, कुमार गुप्त ये हैं, वो आगे हम जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, नहीं तो विषय से हम भटक जाएंगे। हम नहीं चाह रहे कि इसको छोड़कर कहीं अन्य चले। उपगुप्त, कुमार गुप्त, ब्रह्मगुप्त, ये जो शासक थे उन गुप्तों ने इस संघ पे आक्रमण करके इसे जीत लिया था। पर यह बहुत लंबे समय तक, अब से लगभग 1500 साल पहले तक संघ चल रहे थे, जिनमें शासक कई हुआ करते थे। यह थी आपकी संघीय व्यवस्था, प्राचीन राज्य, उनके शासक। इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार यह शासन व्यवस्था थी। हम फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। अध्याय 6, क्लास 6 की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फिर मिलेंगे।